नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 6 सितंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। प्रिय दर्शकों, कतिपय लोग अभय न्यूज के नाम का दुरुपयोग कर सरकारी और निजी दफ्तरों और लोगों से संपर्क कर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि अभय न्यूज प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी किए हैं। आपसे कोई अभय न्यूज के नाम से संपर्क करता है तो सबसे पहले संबंधित का परिचय पत्र देखें। अगर संपर्ककर्ता परिचय पत्र नहीं दिखाता है तो इसकी सूचना आप तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या हमारे ऑफिशियल नंबर 9111114007 पर दे सकते हैं। अभय न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन कंपनी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आम भक्त भले ही बाबा महाकाल की शाही सवारी से दूर रहे हों, लेकिन भाजपा नेताओं ने सवारी में अच्छी तरीके से शिरकत की। रामघाट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भीड़ की शक्ल में नेता पहुंचे, जबकि आम आदमी को सीखचों में कैद रखा गया है। सिंधिया ने लगातार दूसरे साल गोपाल मंदिर की जगह रामघाट पर ही बाबा महाकाल का पूजन किया। सावन भादो मास की 7वीं सवारी के उत्साह में पूरा शहर डूबा था, लेकिन बाबा की सवारी में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में भक्तों ने बैरिकेडिंग से गुजरती पालकी के दूर से दर्शन किए या स्क्रीन पर ही बाबा को निहारा। सवारी ठीक शाम 4 बजे मंदिर से शुरू हुई और पालकी के बाहर आते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए आईजी संतोष कुमार सिंह के साथ संभाग आयुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी सवारी में शिरकत की। पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित बाबा महाकाल, हाथी पर बैठे मनमहेश और रथ में सवार 5 अन्य स्वरूप में बाबा धीरे धीरे रामघाट की तरफ चले। इस बीच कड़ा बीनों ने धमाके कर बाबा की पालकी आने का संकेत भी दिया। रास्ते भर रंगीन आतिशबाजी होती रही और बम भी फूटते रहे। पूरे लाव लश्कर के साथ पालकी रामघाट पहुंची तो नेताओं की भीड़ टूट पड़ी। ये भीड़ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवारी में घुसी थी और जो शिप्रा तक पहुंची। भीड़ के बीच से निकलते सिंधिया ने बाबा का पूजन किया और देश को कोरोना से मुक्ति और सुख समृद्धि देने की कामना की। रामघाट पर पूजन के बाद सवारी फिर से मंदिर की ओर रवाना हुई। हरसिद्धि पाल हरसिद्धि मंदिर के सामने से होती हुई वापस महाकाल मंदिर पहुंची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उज्जैन की हवाई पट्टी को विकसित करने की योजना पर काम किया जाएगा। हवाई पट्टी का सीमेंटीकरण किया जाएगा, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इस पर विचार किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होगा। इधर एक तरफ तो सवारी में नेताओं के घुसने पर कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन अन्य लोगों को चुन चुन कर सवारी मार्ग से हटाया गया। यहाँ तक कि कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी लिस्ट के मुताबिक ही सवारी में प्रवेश दिया गया। दरअसल बाबा की सवारी में शामिल होने के लिए इंदौर, देवास और शाजापुर से भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी पहुंच गए थे। एपीआरओ हरिनारायण शर्मा खुद लिस्ट के मुताबिक ही लोगों को प्रवेश देते दिखे। पिछले 2 साल से एक सीमित सवारी के आधार पर हम बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। आज उसी विधि के अनुसार शिप्रा के तट पर आज पूजा अर्चना हमने की है और यही एक मनोकामना है, यही एक आशा अभिलाषा है कि कोविड से निपटारा पूरा विश्व जल्द से जल्द पा पाए। भगवान महाकाल की आशीर्वाद रहे, सुख समृद्धि के रास्ते पे हम लोग चल पाएँ, विकास और प्रगति के रास्ते पे हम लोग चल पाएँ। यही आशा अभिलाषा है और इसी कामना के साथ आज पूजन का समापन। देखिए, श्रद्धालु होता है और नियम के अनुसार ही हम लोगों को पूजन करना है और यही हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए। पिछले बार मैं आया था, आम श्रद्धालु के रूप में ही मैंने पूजन किया था। अभी जो हवाई पट्टी है उसमें हमें वृद्धि लानी होगी, उसका विस्तारीकरण करना होगा, उसका पूरा कंक्रीटीकरण करना होगा। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द। उज्जैन से रविवार को लापता हुई महिला पटवारी प्रियंका तिवारी शर्मा सोमवार को सीहोर जिले के बुधनी बस स्टैंड पर मिल गई। वह घर से फील्ड में जाने का कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची थी। ऐसे में पति मयंक शर्मा ने नागझरी और चिंतामण जवासिया थाने में प्रियंका की गुमशुदगी की सूचना दी थी। दरअसल प्रियंका रविवार को पति को फील्ड में जाने का कहकर निकली थी। जब शाम तक वह घर नहीं लौटी तो पति मयंक शर्मा ने उनकी तलाश शुरू की। प्रियंका का मोबाइल भी बंद आ रहा था। रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क करने पर भी जब प्रियंका का पता नहीं चला तो शर्मा ने नागझरी और चिंतामण जवासिया थाने में सूचना दी। जल्द ही प्रियंका की गुमशुदगी की बात पूरे प्रशासनिक अमले में फैल गई। पुलिस ने भी अपने स्तर पर प्रियंका की तलाश शुरू की। सीहोर जिले की बुधनी पुलिस ने जांच के दौरान चार्टर्ड बस को रोका तो प्रियंका उसमें बैठी मिली। उन्हें उज्जैन लाया जा रहा है। आखिर प्रियंका ने घर क्यों छोड़ा और अपना मोबाइल फोन क्यों बंद किया, इसका पता उनसे पूछताछ के बाद ही चलेगा।
पिपली नाका क्षेत्र के महावीर नगर में रहने वाले एक फल व्यापारी को घर सूना छोड़ना महंगा पड़ गया। व्यापारी पत्नी को लेने ससुराल गए थे और चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए पूरा घर साफ कर दिया। चोर मकान के ऊपर बने टावर की मदद से घर में घुसे थे। महावीर नगर में रहने वाले दिनेश फुलेरिया फल व्यापारी हैं। वह रविवार शाम बाढ़ कुम्मेद स्थित ससुराल गए थे। उनकी पत्नी ससुराल में थी और वह उन्हें लेने गए थे। सोमवार सुबह जब पत्नी को लेकर घर लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। वार्डरोब खुली पड़ी थी और कपड़े से लेकर सारा सामान अस्त व्यस्त था। घर में छत से आने वाला टावर का दरवाजा खुला था और आशंका है कि चोरों ने इसी रास्ते से घर में प्रवेश किया। चोरों ने अलमारियों में रखे आभूषण जैसे अंगूठी, चेन, हार, कंदोरा, आंवला सहित 1,20,000 रुपए नगद चुरा लिए। चोरों ने भगवान के मंदिर को भी नहीं बख्शा और मंदिर में रखे चांदी के सिक्कों पर हाथ साफ कर दिया। फुलेरिया ने जिवाजीगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो शाम को 6:30-7 बजे के अंदाज में यहाँ से निकल के हम गए थे नाइट में, और सुबह जल्दी आके यहाँ देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। 9 बजे के अंदाज में आ गए हम वहाँ से। और जो सोने की अंगूठी थी, मंगलसूत्र था और उसकी मतलब हार था, हार वगैरह और वो पायजाब और ये आंवले वगैरह, कंदोरे सारे जो सामान थे, और पैसे भी थे 1,20,000 रुपये नकदी जो गल्ले उनमें रखे हुए थे, और फ्रूट के जो खरीदने के लिए सामान के लिए पैसे रखे हुए थे घर पे, वो सारे सामान ले गए और दोनों गल्ले फोड़ दिए। जो टावर का जो मतलब दरवाजा रहता है टावर ऊपर, उससे वहाँ से नीचे उसको नमा के अंदर आ गया एक आध जना, और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया और फिर जो भी आना थे जितने जने थे उन्होंने चोरी करने का, उनका बाद काम निकल के चले गए। घोसला हाट बाजार से गाड़ियों में भरकर गोवंश ले जा रही 5 गाड़ियों को हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने खिलचीपुर नाके पर रोक लिया। वह गाड़ियों को घेराबंदी करके चिमनगंज थाने ले आए। कागजों की जांच में 3 गाड़ियों का हिसाब किताब तो ठीक निकला, लेकिन 2 गाड़ियों में गड़बड़ी आने पर उन्हें जब्त कर लिया। कागजी खानापूर्ति के बीच इन गाड़ियों के ड्राइवर भाग निकले। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल घोसला हाट बाजार से मवेशी भरकर निकली गाड़ियों में अवैध गोवंश ले जाने की जानकारी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी थी। उन्होंने पीछा कर गाड़ियों को खिलचीपुर नाके पर रोक लिया और घेराबंदी कर चिमनगंज थाने ले आए। थाने में जब वाहनों के कागजात की जांच की तो वाहन क्रमांक MP09 GH8732 और MP13 GB 0378 में गड़बड़ी मिली। पहले वाहन में 4 बैल और दूसरे में 4 केड़े और 4 गाय थी। इसी बीच मौका देखकर दोनों वाहनों के ड्राइवर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को शाही सवारी में पूजा करने उज्जैन आए। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सिंह सेंगर ने शांति पैलेस चौराहे पर सिंधिया का भव्य स्वागत किया। अपने समर्थकों के साथ सेंगर ने मध्य प्रदेश के लिए 53 दिनों में 55 फ्लाइट्स शुरू करने के लिए सिंधिया का आभार माना। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान बताया। नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में AIMP सचिव आशीष दोषी, राजेश आंजना, बहादुर सिंह आंजना, रामेश्वर चौधरी, त्रिलोक पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर आतंक फैला रहे दुर्लभ कश्यप गैंग के 2 बदमाशों पर कलेक्टर आशीष सिंह ने रासुका लगा दी है। आरोपियों को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया है। दुर्लभ के नाम पर आतंक फैलाने वाले इन बदमाशों के नाम नीतू उर्फ कुशाग्र निवासी महावीर बाग और अमित पिता संतोष निवासी नयापुरा है। दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों में डर पैदा कर रहे थे। पुलिस ने 9 अगस्त को ही दुर्लभ के एक और साथी चयन बोहरा को रासुका में बंद किया था। वह भी सोशल मीडिया पर आतंक फैला रहा था। गौरतलब है कि 1 साल पहले 6 सितंबर के ही दिन दुर्लभ की हेलावाड़ी क्षेत्र में घेर कर हत्या की गई थी। उसने चाय पीने के दौरान हुए विवाद के बाद शहनवाज पर गोली दाग दी थी। तब दुर्लभ को घेर कर चाकुओं से गोद कर मार डाला गया था। अपराध की दुनिया में दुर्लभ ने सोशल मीडिया पर आकर जमकर धमाल मचाया था। उसकी गैंग से कम उम्र के किशोर और युवा जुड़े थे जो केवल ग्लैमर के लिए अपराध की दुनिया में उतर गए थे। इनकी पहचान माथे पर काला टीका, आंखों में सुरमा और गले में काला पंछा था। अब तक शहरों, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने वाली भाजपा सरकार अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पदनाम को बदलने की तैयारी में है। नए पदनाम में कुलपति को कुलगुरु संबोधित करने का प्रस्ताव है। काम के बजाय पदनाम बदलकर भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने ही विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के जरिए कुलपति को कुलगुरु पदनाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। जल्द ही ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने मीडिया को बताया कि भारत में प्राचीन समय से विश्वविद्यालय की परंपरा रही है।
उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुलपति पदनाम को कुलगुरु करने की योजना है। पदनाम बदलने का प्रस्ताव तैयार करने का अधिकारियों को कहा है। कुलपति शब्द जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कुलपति शब्द कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय चिंतन है, दर्शन है, उससे नहीं मैच करता है। कुलगुरु शब्द से एक राष्ट्रीय दर्शन का उसमें झलक मिलती है। इसलिए यदि कुलपति की जगह कुलगुरु होता है तो विद्यार्थियों में एक तरीके से अपनापन की भावना और अपने देश के जो इतिहास रहा है, अपना जो चिंतन रहा, उसके प्रति उनमें एक तरीके से रुचि पैदा होगी। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन समय से अपनी विश्वविद्यालयों की परंपरा रही है। तक्षशिला, नालंदा से लेकर के उज्जैन का सांदीपनि आश्रम तक भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ स्वयं शिक्षा ग्रहण की, तो हमने प्रयास किया कि जो हमारे प्राचीन प्रतिध्वनित होने वाले शब्द, जिन शब्दों से हमारी संस्कृति की पहचान आती है, तो उसमें से हमको लगा कि विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति के बाद कुलपति जो शब्द आता है, एक तरह से कुलपति के बजाय कुलगुरु शब्द ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ के विश्वविद्यालय पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे विक्रम के और कई कुलपतियों ने आग्रह किया है, तो मैंने भी सहमति दी कि हाँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे यशस्वी मुख्यमंत्री के माध्यम से, और सहजता से गले उतरता है। ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। देवास में पबजी खेल रहे एक किशोर की मौत हो गई। किशोर दिव्यांग था और उसे पबजी खेलने की आदत थी। दरअसल औद्योगिक थाना क्षेत्र के शांति नगर अमोना में रहने वाला दीपक राठौर रविवार शाम घर में पबजी गेम खेल रहा था। इसी बीच उसकी भांजी ने दूध लाने का कहा। दीपक ने उससे कहा कि वह बस गेम खत्म करके जाता है। इसी दौरान दीपक अचानक जोर से चिल्लाया और पलंग से नीचे गिर गया। उसी कमरे में बैठी भांजी ने जब दीपक को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। चूंकि घर में उस वक्त दीपक और उसकी भांजी के अलावा कोई नहीं था, ऐसे में भांजी ने आसपास के लोगों को बुलाया। दीपक को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। दिव्यांग होने से दीपक का घर के बाहर कम ही आना जाना था। ऐसे में वह अपना टाइम गेम खेल कर पास करता था। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से दीपक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। दीपक के घर में माँ, बड़ा भाई और 3 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। माँ धागा कंपनी में काम करती है। उसके पिता की 5 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। बज़्म हल के फिक्रो फन के बैनर तले मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें उज्जैन के कई मशहूर शायरों ने शिरकत की। अपने बेहतरीन कलाम से सुनने वालों की खूब दाद बटोरी। पूरे देश में जैन समाज के साथ धर्मियों को जोड़कर 360 सोशल ग्रुप की शाखाएं व फेडरेशन बनाने वाले प्रदीप जैन को जैन समाज ने विनयाञ्जलि दी। शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति निर्माण की ऑनलाइन कार्यशाला मंगल मूर्ति हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना, अनन्य एहसास, इको क्लब एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का संयुक्त आयोजन स्वास्थ्य महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन के सहयोग से हुआ। टीबी रोग पर 8 सितंबर को कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला दोपहर 12 बजे से चरक भवन की 6वीं मंजिल पर होगी। जिले के समस्त न्यायालयों में 11 सितंबर को लोक अदालत होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण आपसी समझ के अनुसार किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।